everyone, I welcome you all in my YouTube channel Priyar Commerce Classes। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग को। और अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जो 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये चैप्टर, जैसे कि मैं हमेशा ही आपको एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ किसी भी चैप्टर को, तो इस चैप्टर को भी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल है डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम यानी कि DCS। तो ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या काम करता है और ये क्यों हमारे इस एग्जांपल में दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो ये जो DCS है सिस्टम, ये एयरलाइन एयरपोर्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन सिस्टम का है, जो कुछ काम करता है जैसे कि एयरपोर्ट पे चेकिंग। चेकिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी, जैसे मैं और आप अगर जाते हैं एयरलाइंस के थ्रू जाते हैं तो हमें पहले एयरपोर्ट पे चेकिंग करना पड़ता है। प्रिंटिंग बोर्डिंग पास, तो हमारे पास फिर बोर्डिंग पास होना चाहिए उस एयरक्राफ्ट को बोर्ड करने का। हमारा बैगेज एक्सेप्टेंस यानी कि जो भी वेटिंग सिस्टम वहाँ पे होगा, उस वेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास बैग में इतना वेट होना चाहिए तब वो एक्सेप्ट होगा। एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट चेक्स, यानी कि उसके बाद हम एयरक्राफ्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे चेकिंग करते हैं। हमको ले जाया जाता है एक बस से एयरक्राफ्ट की तरफ, और एयरक्राफ्ट के अंदर में जब हम चेक करते हैं तो इन सारे चीज़ों को, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, उन डॉक्यूमेंट को चेक करने का एक सिस्टम है DCS, डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम। आज 98% जो DCS है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। पहले ये काम किया करता था, आज भी वो काम करता है लेकिन एक नए तरीके से करता है। तो इसके अंदर में ई टिकट्स हो गई, चेकिंग कियोस्क हो गए। कियोस्क का मतलब होता है कि एक ऐसी मशीनरी या डिवाइस होता है जहाँ पे आप, अगर आप कभी गए होंगे, जैसे आप अगर ट्रेन में भी जाते हैं तो हमने देखा होगा एक ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपना टिकट को जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कियोस्क बोलते हैं, यानी डिवाइस होता है वो एक तरीके का। तो उसमें हम ऑनलाइन अपना सीट को देख सकते हैं। मोबाइल बोर्डिंग पास, मैंने मोबाइल में अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि पेज की तरह का जो बोर्डिंग पास है हमें मिले, मोबाइल के अंदर ही बोर्डिंग पास भी क्रिएट हो जाता है, बैगेज हैंडलिंग भी हो जाती है। सब चीज़ें जो हैं उस टिकट के ऊपर आसानी से लिखी हुई दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा आजकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर RC है वो मोबाइल में ही हो जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन में सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें रखने नहीं पड़ते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो है उसी में आ जाते हैं। तो यही ऐसे ही कुछ सिस्टम जो है वो DCS सिस्टम है। तो ये यहाँ पे दिया क्यों गया है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के बारे में तो नहीं पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, लेकिन जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है कि क्या होता है एक्चुअल में कंट्रोलिंग, जो हमारा चैप्टर है। यानी कि यहाँ पर पहले का जो DCS सिस्टम था, यानी कि डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम जो था हमारा, उसमें जब वो चलता था तो कुछ ना कहीं थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स थी वो आ रही थी। तो हमने एक स्टैंडर्ड फिट किया था कि इसमें इतनी इतनी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आई तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉब्लम्स को पता करने की कोशिश करी। फिर हमें प्रॉब्लम्स का पता लगा, फिर हमने करेक्टिव एक्शंस लिए, और उसके बाद जो भी कमियां उसमें हो रही थी उन सारी चीज़ों को उसमें लेके आए, उनको ठीक करके उसके अंदर में दोबारा से लेके आए। और इस तरीके से जो DCS है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लग गया और हर किसी को उसका बेनिफिट मिलने लग गया। अब जो ये सिस्टम है DCS सिस्टम जो है वो वीज़ाज अप्लाई करने के लिए भी बन गया है। और सारे के सारा जो भी हमारा डेटा होता है, ऑनलाइन डेटा, वो सब हम डेटा उसके अंदर में देख सकते हैं। आप इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो हम डिजी लॉकर का यूज़ करते हैं। डिजी लॉकर जो है, डिजिटल लॉकर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उनकी तरफ से लॉन्च हुआ है, और उसके अंदर में हम अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिजिटली सेव कर सकते हैं। तो एक तरीके का डिजिटलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब एग्जांपल हमें ये बता रहा था
कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हमें उनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और उनको एक नए तरीके से हम लेके आए। अब बात करते हैं कि कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग हमें क्या क्या चीज़ें देता है, कंट्रोलिंग से हमें क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले मीनिंग पढ़ते हैं इसका। Controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per the plans। तो ये कंट्रोलिंग का क्या होता है, एक छोटा सा मीनिंग है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो भी अपने एक्टिविटीज उसने करनी है, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लान का मतलब हो गया कि जो प्री डिफाइंड डिटरमाइंड या प्री डिफाइंड जो हमारा प्लान था, जो हमने पहले से बनाया था अपने ऑब्जेक्टिव, क्या उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको ही चेक करना, यही कंट्रोलिंग होता है। इसको इंश्योर करना मतलब श्योर करना कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही कि नहीं हो रही है, इसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है। फिर कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है इसके अंदर में, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, ये भी कंट्रोलिंग का एक एम होता है। इसके बाद जो भी डेविएशंस आ रही हैं, डेविएशन का मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो आपको डेविएशन का मतलब पता होगा। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमने फिक्स कर रखा है उससे कम आ रहा है जो चीज़ें, या ज़्यादा हो रही हैं उससे चीज़ें, उनको डेविएशंस कहा जाता है। तो जो हमने फिक्स करी हुई चीज़ें हैं उनको हम स्टैंडर्ड चीज़ें कहा कहते हैं, और फिर जो कम या ज़्यादा आ रहा है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। तो हमें हमेशा अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के उसमें करना होता है, और अगर कोई भी जो डेविएशंस आती हैं उनको करेक्टिव मेजर्स लेकर उनको ठीक करना होता है, इसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है। फिर आती है बात इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कंट्रोलिंग किस तरीके से मदद करता है, और कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा अगर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से वो आगे बढ़ाता है, उसको आगे बढ़ने में मदद करता है, यही इसके इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस है इसमें अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो ये कंट्रोलिंग होता है, अगर कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा अच्छा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो हमें जल्दी से जल्दी पता लग जाता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, और तुरंत हम उसमें करेक्टिव मेजर्स लेके तो जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उनको सही तरीके से कर कर, और जो जिस तरीके से हम अपने गोल तक की पहुंच सकते हैं आसानी से, उस रास्ते पे हमको लेके आ जाता है। इसी को बोलते हैं अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो यानी कि जो भी हमने स्टैंडर्ड्स को बनाया है, क्या वो स्टैंडर्ड्स हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी कंट्रोलिंग हमारी मदद इस चीज़ में करता है। जैसे कि हमने किसी गोल को अचीव करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए हमने स्टैंडर्ड तो बना दिए, लेकिन क्या हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रहे हैं। और अगर ये भी इस चीज़ को भी हमें बता देता है जो कंट्रोलिंग है, कि हमने जो बनाया है और क्या हम उस एबिलिटी हमारे अंदर है उसको अचीव करने की, इस चीज़ के बारे में भी हमें जजमेंट एक देता है कंट्रोलिंग। फिर आता है तीसरा हमारे पास, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज करना कंट्रोलिंग हमें सिखाता है। एक मैनेजर अगर उसके पास कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो वो रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होने देता है, और जो भी स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं उनको सही तरीके से वो फॉलो करता है, और तब जाके हम अपने ऑब्जेक्टिव तक की आसानी से पहुंच जाते हैं। कंट्रोलिंग को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने जो भी स्टैंडर्ड बना रखे हैं, हम उस स्टैंडर्ड को बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करते हैं कि क्या हमारे एम्प्लॉयज़ उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। उसके बाद उनको सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट करना, ये भी कंट्रोलिंग कहलाता है। फिर आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब अगर कोई एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए तो, अगर वो कैपेबल है, उसके अंदर एबिलिटी है,
तो वो तो चाहेगा कि स्टैंडर्ड ज़्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड बने, ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड बने, ताकि उस स्टैंडर्ड तक के हम अपने वर्क को लेके जाएं। तो अगर आप उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं, तो अगर आपको प्रेज मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने मैनेजर से, प्रेज का मतलब है तारीफ मिलती है, तो आप जरूर चाहते हैं कि मैं हर बार उस स्टैंडर्ड तक की पहुंचूं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है हमेशा मोटिवेट रहता है कि मुझे उस स्टैंडर्ड को अचीव करना है। फिर आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो कंट्रोलिंग अगर अच्छी होगी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कंट्रोलिंग सही तरीके से होती है तो उसमें काम एक डिसिप्लिन्ड वे में होता है और एक ऑर्डर वे में होता है, एक सही तरीके से होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे स्पोर्ट्स डे अगर हो रहा है, तो स्पोर्ट्स डे के अंदर में अगर हमारे जो पीटीआई हैं वो पूरे के पूरे बच्चों के ऊपर अच्छा कंट्रोल करते हैं, या फिर कोई भी इवेंट हो रहा होता है उस इवेंट के ऊपर जो हमारे पीटीआई सर हैं अगर उनका कंट्रोल अच्छा है, तो वो जो इवेंट होता है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता है और एक ऑर्डर वे में और एक डिसिप्लिन्ड वे में पूरा हो पाता है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। फिर आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो कंट्रोलिंग सिस्टम अगर अच्छा होता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारे एक्शंस हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है और जो ऑब्जेक्टिव तक की हमें पहुंचना है, उन दोनों के बीच में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं और क्या इस काम को करने से हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड्स बना के रखना, ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना, अगर ये चीज़ें एम्प्लॉय को पता रहती हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव आसानी से पहुंचा जा सकता है ऑब्जेक्टिव तक के। तो ये थे इसके जो बेनिफिट हैं या इम्पोर्टेंस हैं कंट्रोलिंग के, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग कि क्या-क्या नुकसान है। वैसे तो कंट्रोलिंग का कोई नुकसान नहीं है, कंट्रोलिंग अगर अच्छी तरीके से की जाए तो वो हमें बेनिफिट ही देती है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन रहती हैं जो ठीक करना जिनको ज़रूरी है। तो जैसे डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम एम्प्लॉय का मोराल, जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय की, या ह्यूमन का बिहेवियर, इसके लिए किसी भी तरह का स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं। और अगर हमने स्टैंडर्ड बना भी लिया तो हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग का ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है कि जो भी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। फिर आता है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कंट्रोलिंग के अंदर में क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, इंटरनल जो मैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनको हम, जो एक्सटर्नल वाले होते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होनी है तो वो होनी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आने हैं वो आने हैं, अगर हमने उनके साथ मिलके काम नहीं किया और साथ नहीं चले उसके, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाती है। तो कंट्रोलिंग भी हमारी इस चीज़ को पूरी तरीके से, एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब ये भी एक इसका एक लिमिटेशन है कि एम्प्लॉई अगर मोटिवेटेड है, वो काम कर रहा है, वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दें, सीसीटीवी से उनके ऊपर नज़र रखें, दिन भर देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, उसे उसे लगता है कि कोई ना कोई मुझे हमेशा चेक कर रहा है। तो इसमें वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसीलिए ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, फ्री होके काम करना पसंद है। फ्री होके जब काम किया जाता है तो वो अच्छा होता है। फिर आता है कॉस्टली अफेयर। तो कंट्रोलिंग करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए हमें वैसा एक कंट्रोल सिस्टम बनाना होता है, सीसीटीवी से नज़र रखी जाती है, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर एक आदमी को बैठाया जाता है जो हर बार उसके ऊपर नज़र रखता है, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनालिसिस होता है, मेजरमेंट होता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है।
तो ये सारी थी इसकी लिमिटेशंस। अब बात करते हैं जो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है। तो ये टॉपिक इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब इसके बाद ये कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है ये आपके टॉपिक में है। तो ज़रा बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस, यानी कि कंट्रोलिंग शुरू कैसे होती है और एंड कहाँ पे होती है। तो सबसे पहला जो कंट्रोलिंग प्रोसेस में स्टेप आता है वो स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी कि सबसे पहले हम ऐसे स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं जो स्टैंडर्ड हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। हम पहले से ही उसको क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल भी देता रहूँगा आपको, तो आपको बातें जो हैं बिल्कुल क्लियर होती रहेंगी। जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, जैसे कि अगर हम बात लेते हैं कि स्पोर्ट्स डे के अंदर में बहुत सारे इवेंट होते हैं, और बहुत सारे इवेंट में अगर हमें सब में नंबर वन आना है तो हर किसी के लिए हमें मतलब अगर हम किसी एक इवेंट को ले लें, जैसे कि हम बात करते हैं रेसिंग इवेंट को ले लिया हमने। तो रेसिंग इवेंट के अंदर में मुझे पता है कि अगर मुझे रेस जीतनी है तो सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा, और सभी लोग अगर उसमें तेज दौड़ने वाले हैं तो मुझे सबसे तेज दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे पता होना चाहिए कि उन सबका जो रेसिंग टाइम है वो कितना कितना है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे जब भी मैं इसके लिए तैयारी करूंगा तो मैं उस रेसिंग टाइम के आगे का जो टाइम है उसको सेट करके ही हमेशा अपना जो जीतने का जो गोल है उसकी तरफ बढ़ूंगा। तो वो क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया मैंने कि मुझे उस टाइम से तो ऊपर ही दौड़ना है, तेज दौड़ना है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मैंने सेट तो कर दिया स्टैंडर्ड, अब जरूरी नहीं है कि मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ। अब मैं दौड़ रहा हूँ लेकिन मैंने देखा कि जो मेरा स्टैंडर्ड जो मैंने बनाया था उस स्टैंडर्ड से जो अब मैं कर पा रहा हूँ वो मेरा एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने चेक किया कि मेरा कितना हो रहा है, मैं उससे कितनी दूर हूँ, या उससे आगे हूँ या उससे पीछे हूँ। तो इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा आता है इसके अंदर में कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। उसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ कि भाई कितना होना चाहिए था और मैं कितना कर पा रहा हूँ, यानी स्टैंडर्ड कितना था और एक्चुअल में कितना हो पा रहा है, उन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करता हूँ। एनालाइजेस डेविएशन, उसके बाद क्या होता है कि मैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको जो है एनालाइज करता हूँ कि ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं ये डिफरेंसेस अगर ऑब्वियस सी बात है कम हो रहे होंगे तो तभी मुझे प्रॉब्लम होगी, तभी मुझे सोचना पड़ेगा। ज़्यादा हो रहे होंगे तो वो तो अच्छी बात है। कम हो रहे हैं तो अब मैं सोचूंगा कि क्यों कम हो रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मैं उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करूंगा कि क्यों कम हो रहा है, क्या बात हो गई है, किस तरीके से मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लूंगा ताकि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इन डिफरेंसेस को कम से कम किया जा सके। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे सब दे रखा है कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में, कि कंट्रोलिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको इसको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपको दोबारा से दूसरे एग्जांपल से इसको समझा सकता हूँ। इसके बाद का जो टॉपिक है टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, इसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये बातें यहाँ तक की समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर मैं आपसे डिस्कस करके इसको सॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू।